चाहे तुम री नीट 2024 की उम्मीद लगाए बैठे हो या फिर नीट 2025 की प्रिपरेशन करनी ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, ये एक ऐसा वीडियो है जिसकी हेल्प से तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके का एग्जाम, किस लेवल का एग्जाम तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। या तो 8 जुलाई के बाद जो नीट कंडक्ट होता है, अगर कंडक्ट होता है तो वो वाले पेपर का लेवल, और नीट 2025 का लेवल भी। अभी देखो, ये वीडियो बनाना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब 2015 के अंदर जब पेपर लीक हुआ था ना, तो जब 2015 में एक और बार पेपर कंडक्ट किया गया था, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। मतलब अगर मानो अभी मुझे पिछले 15 सालों को स्टडी करना हो और उसमें से निकालना हो कि कौन से वो 3 साल है जब सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था, तो एक 2015 का था, एक 2016 का था और एक 2021 का था। तो तुम देखो, 2015 में पेपर लीक हुआ तो 2015 का जब री नीट हुआ था वो पेपर भी डिफिकल्ट आया, और जो 2016 का पेपर आया वो भी डिफिकल्ट आया। तो बेसिकली अभी मैं तुम्हारा मिनिमम टाइम लेके एक बार जो री नीट हुआ था अभी 1563 स्टूडेंट्स के लिए, एक बार जरा सा वो वाले पेपर लेवल की एनालिसिस करते है ना। एक बार जरा सा देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस इजी थे, कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, मीडियम थे, और फिर एक बार जरा सा देखते हैं कि कैसा लेवल ऑफ पेपर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो री नीट 2024 में जो हो सकता है 8 जुलाई के बाद, या फिर नीट 2025 में। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मैं तुम लोगों को एक क्विक एनालिसिस दूं कि भाई चाहे मैं नीट 2024 के पेपर की बात करूं या फिर मैं री नीट 2024 के पेपर की बात करूं, तो कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अभी ऑब्वियस सी बात है, मैं फिजिक्स की टीचर हूं तो मैं फिजिक्स का एनालिसिस दूंगी और उसी बेसिस के ऊपर कंक्लूजन्स बनाऊंगी। बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बायो को भी ले रही हूँ और केमिस्ट्री को भी ले रही हूँ, तो तुम लोग मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो देखो, यहाँ पर ये जो डाटा है वो नीट 2024 के लिए, और ये जो डाटा है री नीट 2024 के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो तुम यहीं पे देख लो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिक्स में से क्वेश्चंस की बात करूं, यहाँ पर 15 पूछे गए थे, यहाँ पर 13 पूछे गए थे, यहाँ पर 3 पूछे गए थे, यहाँ पर 3 पूछे गए थे जो सेम है, यहाँ पर 2 पूछे गए थे, यहाँ पर 2 पूछे गए थे, वो भी सेम है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैग्नेटिक फिजिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, नीट 2024 में 17 थे, यहाँ पर 19 है। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस कम हो गए और वो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए, और बाकी जो भी पेपर का लेवल था, एटलीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं किस यूनिट में से, वो एटलीस्ट फिजिक्स के लिए तो सेम है ना। तुम देख लो, चाहे मैं थर्मल फिजिक्स की बात करूं, ऑप्टिक्स की बात करूं, मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सेम है। बस मैकेनिक्स में से 2 क्वेश्चंस कम पूछ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फिजिक्स में से 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछ लिए। तो तुम देख पा रहे हो कि ये बेसिकली यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये बड़ा ही एवरेज नंबर है। अगर कोई भी बच्चा मुझे फिजिक्स के लिए फॉलो करता है ना, तो हम लोग हमेशा पिछले 15 साल को देखते हुए, पिछले 10 साल को देखते हुए प्रिडिक्ट करते हैं। इस प्रिडिक्शन के बेसिस के ऊपर हम ये नहीं डिसाइड करते कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना है, या कौन सा यूनिट करना है, कौन सा यूनिट नहीं करना है। इस एनालिसिस के बेसिस पे, इस प्रिडिक्शन के बेसिस पे हम सिर्फ हमारे रिवीजन को स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि भाई अगर मानो कोई ऐसा यूनिट है ना, चाहे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फिजिक्स के यूनिट की बात करूं या फिर मैं मैकेनिक्स के यूनिट की बात करूं, अगर उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उसके रिवीजन को फिर प्रायोरिटाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैं जैसा देख पा रही हूँ ना, तो हर यूनिट में से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस बड़ी एवरेज क्वेश्चंस हैं। कि अगर मानो तुम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो 4 चैप्टर्स हैं, पिछले 10 साल में जितने भी मॉडर्न फिजिक्स में से क्वेश्चंस आए हैं, अगर तुम उनका टोटल सम निकाल लो और 10 से डिवाइड कर लो, क्योंकि ये 10 साल का डाटा है, तो ऑन एन एवरेज तुम लोगों को 8 से 11 ही नजर आएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि री नीट का जब एग्जाम हुआ तब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हिल गया, है ना, तब मैकेनिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, या फिर ऑप्टिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, या फिर थर्मल फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गया। इतना कुछ हम लोगों को चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और अगर मानो 8 जुलाई के बाद एक्चुअली में री नीट का एग्जाम हो जाता है ना, तो तुम सेम एक्सपेक्ट करके चलो कि इतना ज़्यादा कुछ चेंज आएगा नहीं, क्योंकि लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, एनटीए थोड़ा सा आलसी है। देखो, चेंजेस लाने में भी ना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत लगती है। तुम देखो ना, फोर्स कब लगता है? फोर्स मोमेंटम के लिए थोड़ी लगता है, चेंज इन मोमेंटम के लिए लगता है। जो चीज़ जैसी है वैसे रखने के लिए मेहनत थोड़ी लगती है, चीज़ों को चेंज करने के लिए मेहनत लगती है। तो एनटीए है थोड़ा सा आलसी, इतना हम लोगों को चेंज यहाँ पर ये वाले री नीट में भी नहीं दिखा है। और मुझे नहीं लगता कि 8 जुलाई के बाद जो नीट का एग्जामिनेशन होगा, इन केस अगर होगा, तो उसमें भी कुछ तुम लोगों को बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसा नीट 2024 का लेवल ये था, बिल्कुल
अप्रोक्सीमेटली उतना ही लेवल यहाँ पर री नीट का भी है, और 8 जुलाई के बाद अगर एग्जाम होता है तो उतना ही तुम लोग फिर वहां पर भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है। अब अगर एक बार मैं एनालिसिस लूँ कि भाई कितने इजी क्वेश्चंस थे, कितने मीडियम क्वेश्चंस थे और कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, तो एक्चुअली यहाँ पर जो हुआ है ना वो हमारी प्रिडिक्शन से उल्टा है। प्रिडिक्शन बोले तो क्या, आप पास्ट में झांकते हैं, है ना, और आप देखते हैं कि जब जब ये सिनारियो था तब तक चीज़ों ने कैसे अपने आप को अनफोल्ड किया। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 2015 में जब पेपर लीक हुआ था, तो जब दोबारा से रीनीट हुआ था उसका लेवल बहुत अच्छा था। 2016 में जो पेपर है उसका लेवल भी बहुत अच्छा हो गया, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर इस तरीके से बहुत एक एग्जामिनेशन के साथ हो जाए तो एकदम से फिर आप पकड़ने की कोशिश करते हो, है ना, एक मतलब आप ओवर एग्जैजरेट करते हो, आप ओवर, इसको क्या बोलूँगी, आप ओवर करेक्शन करते हो। डू यू अंडरस्टैंड मी? तो इस तरीके से नीट के एग्जामिनेशन में हम लोगों ने ओवर करेक्शन देखी हुई है पहले भी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो तुम देखो कि नीट 2024 के एग्जाम में, अगेन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, तो नीट 2024 के एग्जाम में 22 क्वेश्चन ईजी थे और री नीट में 28 क्वेश्चन ईजी थे। देख लो, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 6 थे यहाँ पर 5 थे, तो यहीं पे -1 हो गया। जो इजी क्वेश्चंस थे उसमें +6 हो गया, और जो मीडियम क्वेश्चंस थे तुम देख लो उसमें -5 हो गया। तो मीडियम क्वेश्चंस भी कम हो गए 5 से, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कम हो गया 1 से, और जो इजी क्वेश्चन है वो 6 से बढ़ गए। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो री नीट 2024 है वो कंपेरेटिवली ईजियर था। अगर मैं बात करूं चैप्टर वाइज वेटेज की तो वहां पर हम लोगों को कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल के ऊपर तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि नीट 2024 जो दोबारा से हुआ है वो कंपेरेटिवली इजी एग्जाम था। और पता है ये होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए ना, कि नीट 2024 को प्रिपेयर करने के लिए पूरा 1 साल मिला है ना। तो अगर मानो किसी बच्चे के फॉर एग्जाम्पल 680 मार्क्स आए थे तो वो उसके 1 साल के मोमेंटम की वजह से आए थे, 9 महीने के मोमेंटम की वजह से आए थे। जब मोमेंटम टूट जाता है ना तो ये सिर्फ एक टॉपर बच्चा ही समझ पाएगा, जो एक्चुअली में 680 लेके आ रहा है ना, 690 लेके आ रहा है, सिर्फ वही समझ पाएगा कि सिर्फ और सिर्फ उनके मोमेंटम की वजह से भी उनका कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और उनके कितने ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे। अब इन बच्चों का मोमेंटम टूट गया, है ना, और इनको 15 से 20 दिन मिले प्रिपेयर करने के लिए दोबारा से, तो वो जो जिस मोमेंटम में उन्होंने पहले प्रिपेयर किया था वो तो अभी मुमकिन ही नहीं था, है ना। तो उसको देखते हुए जो री नीट 2024 का लेवल जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कंपैरेटिवली इजी था, ये होना भी चाहिए था क्योंकि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन दिए हुए थे, है ना। और उससे पहले भी बच्चे बिल्कुल दिमागी तौर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, तो एक तरीके से वो भी एक फैक्टर बनता है कि क्यों वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। तो यहाँ पर मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगी एनटीए की कि उन्होंने कंपैरेटिवली इजी पेपर दिया। तो यहाँ से मैं क्या समझ पा रही हूँ ना कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, मान लो अगर 8 जुलाई के बाद भी अगर कोई पेपर होता है तो मैं तो चाहूंगी कि बच्चों को एटलीस्ट 1-2 महीने का टाइम दिया जाए। बट इफ़ आई हैव टू स्पीक प्रैक्टिकली ना, इफ़ आई हैव टू स्पीक ऑनेस्टली, मुझे तो लगता भी नहीं है री नीट का एग्जाम दोबारा से होगा 8 जुलाई के बाद। लेकिन फिर भी नो वन कैन बी सर्टन, राइट। तो अगर मैं वो पॉसिबिलिटी भी लेके चलती हूँ कि हो सकता है कि 8 जुलाई के बाद री नीट का एग्जाम हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि देना तो 2 महीने का टाइम चाहिए, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा का टाइम पॉसिबल ही नहीं है कि तुम लोगों को मिले। तो अगर उसको भी ख्याल में रखें ना तो मैं बोल सकती हूँ, मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि अगर दोबारा से री नीट 2024 होता है तो वो कंपैरेटिवली इजी एग्जाम होगा। जो यहाँ पर तुम लोगों को लेवल देखने को मिला है उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा ही ईजी एग्जाम तुम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करती हूँ ये वाले एग्जाम की, तो आई एम होपिंग कि ये वाले एग्जाम के लिए कोई भी एक ऐसा बच्चा वेट नहीं कर रहा है जिसके 400 से कम मार्क्स आए थे, जिसके 300 से कम मार्क्स आए थे, या फिर जिसके 500 से कम मार्क्स आए थे। ये ना बहुत ही ज़्यादा यार एक अननेसेसरी होप से हैंग करने वाली बात हो जाएगी। मैं बोलूँगी तुम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। अगर मानो जो तुम्हारे मार्क्स हैं, है ना, मानो अगर वो फॉर एग्जांपल 500 से कम आ रहे हैं, सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025। और अगर मैं नीट 2025 के लेवल की भी बात करूँ तो मुझे तो लगता है इससे कंपेरेटिवली डिफिकल्ट आएगा। देखो ये क्यों इजी आया है हम लोग फिर भी समझ पा रहे हैं, है ना, लेकिन ऐसा कोई रीज़न मुझे नहीं लगता कि नीट 2025 इजी आएगा, उसका कोई रीज़न बनेगा ये, है ना। जस्ट बिकॉज दो चीज़ें एक साथ हो जाए मतलब ये नहीं दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है ना। तो अगर मैं नीट 2025 के लेवल की बात करूँ तो मान के चलो इससे तो थोड़ा सा अच्छा पेपर आएगा, क्योंकि अभी एनटीए में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आ रहे हैं, है ना। तो अगर चेंजेस भी आएंगे तो जैसे अब की बार पेपर का लेवल ऐसा था कि अगर मानो कोई बच्चा
मानो अगर 67 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स भी ऐसे थे जो ईमानदारी से 720 और 720 लेके आए थे, तो ये पेपर का लेवल हमें बताता है कि पेपर का लेवल कितना भद्दा था, कि बच्चों के मार्क्स के बेसिस पे, बच्चों की मेहनत के बेसिस पे उनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, किसने जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके बेसिस पे कॉलेज अलॉट होगा। तो मुझे लगता है हम लोगों ने जिस हिसाब से कंसर्न्स वगैरह रेज किए हैं ना, सो नीट 2025 इज गोइंग टू बी अ गुड पेपर, है ना। होपफुली वो ऐसा पेपर हो जिसमें किसी के 720 और 720 आए ही ना, मैं तो यही होप करती हूँ, क्योंकि एक 720 में से 720 लाने वाले बच्चे को एम्स दिल्ली ना मिले क्योंकि उसने एप्लीकेशन फॉर्म एक दिन के बाद भरा था। इससे भद्दी बात, इससे ज़्यादा बड़ा तमाचा एजुकेशन सिस्टम के मुंह के ऊपर हो नहीं सकता। आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। होपफुली नीट 2025 का जो पेपर है डिफिकल्ट आए, सबके लिए डिफिकल्ट होगा, तो ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट आएगा तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं आई एम डिजर्विंग, डिफिकल्ट आ गया तो तुम्हें तुम्हें नहीं मिलेगा कॉलेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू रैंक्स। अगर डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, तो रैंक एक तरीके से मार्जिनलाइज हो ही जाएंगे, है ना। बाकी बच्चों मैंने ये वाली स्लाइड्स भी बनवाई हुई है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। तो अगर मानो तुम लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो तुम लोग नीट अड्डा 247 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर तुम्हें पूरा ही पीडीएफ मिल जाएगा फिजिक्स के लिए, नीट 2024 जो हुआ था उसके लिए भी, और री नीट 2024 जो हुआ था उसके लिए भी, कि कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। ये जो एनालिसिस है ना बच्चों, ये मैंने तुम लोगों के लिए बहुत अच्छे से बनवा दी है, ये तुम लोगों को मिल जाएगा नीट अड्डा 247 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बाकी बच्चों अगर इस चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरीके की जो हेल्पफुल वीडियोज़ हैं मैं तुम लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। और बाकी जैसे मैंने बोला है कि देखो, जो जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं, दोबारा से मैं बोल रही हूँ कि जिन बच्चों के जो मार्क्स हैं, है ना, मानो अगर वो 500 या फिर 550 से कम आ रहे हैं, तो बच्चों री नीट अगर हो भी जाता है तुम्हारा उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं एक टीचर की तरह ना तुम लोगों को सिर्फ बोल सकती हूँ कि प्लीज़ नीट 2025 की जो अपनी प्रिपरेशन है वो शुरू कर दो और अपना और टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारी टीम जीएनटी हमेशा रेडी होती है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो देखो तुम्हारे लिए महापैक भी लेके आए हैं हम लोग, पूरी की पूरी नीट 2025 की प्रिपरेशन एक सिंगल पेमेंट में अनलॉक कर सकते हो, जिसके अंदर करंट और फ्यूचर सारे बैचेस होंगे, करंट और फ्यूचर सारी टेस्ट सीरीज होंगी, तुम्हारे घर पे 18 बुक का स्टडी मटीरियल और 2 डीपीपी बुक पहुंचाई जाएगी, है ना। तुम लोगों को ऐप के ऊपर ही 35,000 से ज्यादा क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी सबके साथ वीडियो सोल्यूशन होगा, मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो ये सारी की सारी चीजें महापैक में है। अगर मानो तुम्हें महापैक अगर मानो तुम्हें महापैक महंगा लगता है ना, और तुम्हें लगता है कि यार स्टडी मटेरियल मत दो हमें, स्टडी मटेरियल आप ऐसा करो, स्टडी मटेरियल मत दो हमें, और जो डीपीपी बुक भी आप दे रहे हो आप हमें ऐप के ऊपर ही दे दो, है ना, ऐप के ऊपर ही दे दो, हमें बुक मत पहुंचाओ घर पे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो माइनस हो जाता है। तो ये जो महापैक लाइट है वो कंपेरेटिवली कम प्राइस का तुम्हें पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा चाहता है तो महापैक लाइट को भी ले सकता है। ये कोड है GNT99, चाहे कुछ भी सब्सक्राइब करो अड्डा 247 के ऊपर, ये वाला कोड लगाओगे तो तुम लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। दैट इज ऑल एवरीवन। और अगर कोई क्वेरी है तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्या लगता है तुम लोगों को री नीट एक्चुअली में होगा या नहीं होगा, व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जब तक मेरी बात आती है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू से बिफोर 8th जुलाई। आई डू नॉट होप कि री नीट 2024 हो, I do not hope so. Or why am I saying such a bold statement? I am going to make another video on it. I am a physics teacher. Everything boils down to mathematics and profit and loss. Okay, so let us discuss that in another video. That is all for this video, everyone. Thank you so much. Subscribe to the channel, like the video. Bye-bye.